हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ रैम फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की ट्विन सिलेंडर 650 GT। तो भाई इसका करने वाले ओनरशिप रिव्यू कि अगर आपको GT एक परचेस करनी है तो क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है इस बाइक के, और सर्विस कॉस्ट, बाकी सारी चीज़ें जो इसको परचेस करते समय आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये है मिस्टर ओनर इनके। तो भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए जी कि GT ही क्यों? क्योंकि 4 लाख की रेंज में तो बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है। GT क्यों? GT का टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं GT क्यों, तो GT मुझे देखिए प्लास्टिक नहीं चाहिए थी। ओके। मुझे चाहिए थी मेटल बिल्डअप। तो मेरा पहले से ही माइंड मेकअप यही था कि मैं मेटल ही लूँगा, कुछ मेटल बॉडी में। हाँ। और बात ये है कि इस प्राइस रेंज में ओनली एंड ओनली यही सेगमेंट आता है विद मेटल के। यहाँ 650 cc इंजन। तो मेरी पहली प्रायोरिटी है, सबसे मेजर चीज़ की अच्छी मुझे लगी थी रेट्रो लुक, और राइडिंग पोस्चर सबसे अच्छा मुझे इसका लगा। ओके, राइडिंग पोस्चर आपको इसका अच्छा लगा, मतलब आपको एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर वाली बाइक चाहिए थी। जी। जैसे R15 हो गई, जी, फेयरिंग में समझ लीजिए, फेयरिंग बाइक जैसे राइडिंग एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर होता है, तो उसमें रेट्रो लुक में पूरा एकदम मेटल बिल्ड में पूरी मिली। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया आपको परचेस किए हुए बाइक? ये अप्रॉक्स 7 मंथ हो रहे हैं। 7 मंथ हो गए। कितने किलोमीटर चल गई है एक बार देख लेते हैं आके यहाँ पे, और स्टार्ट कर लेते हैं। यार काफ़ी क्लासिक सा इसका जो मीटर कंसोल है वो भी काफ़ी क्लासिक सा, और यहाँ पे आपका ये अभी तो ट्रिप दिखा रहा है। एक बार इसको दबाते हैं तो 10,064 किलोमीटर ये चल चुकी है। ठीक है, तो 10,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, तो मतलब कि आपकी 2-3 सर्विस हो गई होंगी इसकी। जी, थर्ड सर्विस अभी रिसेंटली कराई। थर्ड सर्विस रिसेंटली हो गई। तो सबसे पहले सर्विस की बात आई है तो कॉस्टिंग कर लेते हैं कि ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ऑन रोड वही 4,6,000 5,000। ये आपका टॉप एंड है ना, जो आपका मिस्टर क्लीन एडिशन आता है। टॉप एंड इससे महंगी रॉयल एनफील्ड के पास और कोई GT नहीं है। और अब जितने आपने एक्सेसरीज मैंने देख लिया लगा दिया, तो अब और कोई GT से महंगी होगी भी नहीं। एक्सेसरीज अप्रॉक्स 1 लाख चली गई। 1 लाख की एक्सेसरीज है, तो चलिए उसकी भी बात करेंगे। तो सर्विस कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? सर्विस कॉस्ट मेरी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट पे पड़ी थी 2400 समथिंग अप्रॉक्स। 2400 रुपए के फर्स्ट में क्या ही था, आई थिंक मोबिल फिल्टर था एंड मोबिल ऑयल था बस। ठीक है, अभी जो लास्ट सर्विस हुई कितना पड़ा? लास्ट सर्विस मुझे पड़ी है अप्रॉक्स 8,000 समथिंग, 8,400 समथिंग, 8,000 के आसपास। क्योंकि सेम ही है, मेरी इंटरसेप्टर का भी यही हमेशा पड़ता है 7-8 हज़ार के बीच। महंगी इसलिए पड़ गई क्योंकि दोनों मेरे इस बार डिस्पैच चेंज हुए। 10,000 किलोमीटर पे आपको दोनों डिस्पैच चेंज कर दिए। और मेरे ख्याल से इसके जो डिस्पैच है वो 5,000 रुपए के आते हैं। नहीं, डिस्पैड इसके काफ़ी कॉस्टली आते हैं। नॉर्मली सिंगल आगा फ्रंट डिस्पैड आपका आता है लमसम वही 2200 रुपये का, पिछला आता है 2500 रुपये का। हाँ, वही 5,000 के आसपास हो गए ना। हाँ, तो कितना ही ऑलमोस्ट लगता है। तो अच्छा, कुछ चीज़ों की कॉस्ट बढ़ा दी गई है। एग्जैक्टली, हाँ। सबसे बड़ी चीज़ एग्जैक्टली जो इसका लीवर है ना, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने क्यों किया है, क्योंकि बाइक अगर गिरती है तो सबसे जल्दी डैमेज होने वाला प्रोडक्ट ये है। एग्जैक्टली। और इसका कॉस्ट कितना है? 6,900। 7,000 रुपए का आपका लीवर है। इससे पहले वाली जो GT आती थी उसकी लीवर की कॉस्ट पता है आपको? अप्रॉक्स 400 350 या 400 रुपए का लीवर आता था, और वहाँ से सीधे 7,000 रुपए का पहुँच गया। और मुझे लगता है एडजस्टेबिलिटी को छोड़ के बाकी सारे सेम ही काम करता है। एडजस्टेबिलिटी भी कुछ मुझे लगी नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है। यूज नहीं लगा मुझे। हाँ, नॉर्मल जो स्टॉक आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अनलेस आपके हाथ कुछ ज़्यादा ही बड़े बहुत ज़्यादा छोटे हों। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इंजन आपको कैसा लगा? क्योंकि मेरे को लगता है इस बाइक में अगर कोई एक चीज़ टॉप पे रखी जाती है तो वो है इसका इंजन। तो इसको चलाने के बाद आपको जो फील आता है इंजन का, वो कैसा है? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो ये है, पहले तो वाइब्रेशन लेस इंजन है। वाइब्रेशन लेस, कोई वाइब्रेशन लाइक आप 100-120 क्रूज कर रहे होते हैं, अब तक आपका कंसोल पे एनालॉग कंसोल पे आपका नज़र ना जाए तो नहीं चलता आपको कि 100 प्लस आप क्रूज कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इंजन की। और रिफाइनमेंट तो काफ़ी पहले से ज़्यादा अच्छी रिफाइनमेंट अब कर दी गई है। मतलब रिफाइंड इंजन है, वाइब्रेशंस नहीं है, पावर सफिशिएंट आपको बहुत ज़्यादा मिल ही जाती है। व्हाट अबाउट ब्रेकिंग? ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई नो डाउट। टॉप स्पीड आपको लगता है कि जहाँ पे ब्रेक लगाना चाहूँगा रुक जाएगी? एग्जैक्टली, हाँ, रुक जाती है। ब्रेकिंग से मुझे कोई इशू नहीं है। और टायर की ग्रिपिंग कैसी है? परफेक्ट है, परफेक्ट है। ब्रिस्टीन के जो टायर्स हैं, बीच में लोगों ने सीएट दिए थे, वहाँ कॉस्ट कटिंग के पता नहीं सीएट से क्यों टाइप किया था, बट सीएट के टायर्स बहुत ही बेकार थे, बहुत बेकार थे। तो ये वाले आपके ब्रिस्टीन के टायर हैं, इससे आप खुश हो? अभी तक तो बारिश में भी चला चुके हो? हाँ, एग्जैक्टली। तो गीली रोड्स पे कैसा लगा आपको? कोई बिल्कुल फुल ट्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉर्निंग करने में, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अलॉय व्हील्स भी आपके पास हैं। तो टॉप एंड में क्या काफी लोग बोलते हैं कि GT में वॉबल बहुत आता है। नहीं, मुझे वॉबल का इशू कभी अभी टॉप एंड कितना लेगे आप इसको? टॉप एंड में 180 प्लस ही हल्की सी गई है, उससे 180 के आसपास गई हुई है। तो कभी वॉबलिंग इशू आया? कुछ नहीं। मेरे ख्याल से वो जो टायर्स चेंज हो गए हैं, साथ में आपके जो अलॉयस चेंज हो गए, उसकी वजह से वो इशू अब आई थिंक स्पोक में भी नहीं लगता, बट स्पोक तो
इसमें तो जो मोस्टली आपके स्टॉक आते हैं वो स्पोक्सी आते हैं, तो ये तो जस्ट पंचर एंड ऑल। टूरिंग पे मैं जाता था तो इस चक्कर में मैंने इसमें अलॉय डला लिए थे। ठीक है, ये मेजर था। अच्छा, एक इशू और मैंने सुना है लोगों जी, से जी, बताइए। कि जो वेट है बाइक का, मोर देन 200 kg की बाइक है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। जी पीछे के सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं सॉफ्ट हैं। जी। तो जब आप हार्ड कॉर्नरिंग करते हो तो आपको इशू आता है सस्पेंशन का कि थोड़ा सा आपको लगता है कि गाड़ी दब रही है या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? सस्पेंशन का नहीं आता कोई इशू। हार्ड कॉर्निंग जैसे कि कर दी तो देखिए, पहली बात तो इस बाइक का एरोडायनेमिक्स जो है, सबसे ट्रैक्शन जो सबसे पहली चीज पॉइंट, जैसे नया पर्सन चलाएगा तो उसका एरोडायनेमिक्स समझ में नहीं आता। नॉर्मल बाइक्स में ज्यादा होता है, इसमें लिटरली कम है, तो उस चीज से मात खाती है। रेडियस कम है इसका हैंडल का, बस बस बहुत ज़्यादा आप इसको एकदम से टर्न नहीं कर सकते हैं, एकदम से टर्न नहीं कर जब सकते तक आइडिया हो। ना हो आपके पास। ठीक है। और व्हाट अबाउट लॉन्ग टूर्स? अभी तक कितने किलोमीटर गए और लॉन्गेस्ट आप? अभी रिसेंटली मैं दिसंबर 2024 में गया था आपका ओली एंड चोपता टुंगनाथ पूरा मैंने किया था। नॉर्मली लखनऊ टू लखनऊ 2000 किलोमीटर रन हुई थी बाइक। तो मुझे लॉन्ग टूरिंग में कुछ दिक्कत नहीं हुई, बस दिक्कत मुझे थोड़ा हिली एरियाज़ में हुई, लाइक जो ऋषिकेश का एरिया था, ऋषिकेश टू ओली, तो वहाँ मुझे मेरे शोल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आया। तो वो जो पॉस्चर है वो वहाँ पे दिखा जी, हाँ प्रॉब्लम्स है लॉन्ग। बाकी हाईवे टूर्स पे मुझे कुछ इशू नहीं। अच्छा, वहाँ पे पहाड़ी एरियाज होते हैं, रोडें भी कई जगह हो सकता है थोड़ी अच्छी ना हो, तो वहाँ पे जीटी का जो वेट है उसकी वजह से प्रॉब्लम आई कभी आपको? अब ना वेट से तो, वेट हैंडलिंग तो अब इतना है। हाँ, नॉर्मल पर्सन जैसे हो सकता है, बट वेट हैंडलिंग एक होता है ना कि हाथ में गाड़ी सेट हो जाती है, तो एक बार जब बाइक चलने लग जाती है तो वो वेट नहीं दिखता है। वो नहीं दिखता है। अच्छा, पेट्रोल टैंक कितने लीटर का है इसका? 12.5 का, मेरे ख्याल से 11 लीटर का है इसका जीटी का, क्योंकि इंटरसेप्टर का आपका 13.7 है, जीटी का आई थिंक 11 लीटर का पेट्रोल टैंक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कितनी रेंज दे देता है? एक बार फुल टैंक कराने में कितने किलोमीटर में भरवाना पड़ता है? कितनी किलोमीटर? आई थिंक 180 अप्रॉक्स, 200 के आसपास ही जाता है आराम से। तो कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम हुई चलते समय कि भाई यार ये क्या हो गया, खाली हो रही है? ये चीज़ फील होता है कि थोड़ा इस आपको क्या बोलते हैं, इस पावर के साथ, एमसीसी के साथ थोड़ा रेंज का इशू आपको फेस करना पड़ता है। थोड़ा सा लगता है कि टैंक थोड़ा बड़ा। अगर आप दिल्ली भी जाते हो तो वहाँ पे भी बीच में जब एक्सप्रेसवे चेंज होते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा आता है कि आपको 200 किलोमीटर तक तो रेंज में कहीं पे पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, या फिर आप एक्सप्रेसवे छोड़ के नीचे उतरो आगरा साइड में, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगती है कि हाँ, फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा, 15 अप्रॉक्स 14-15 भी दे देते हैं, 13 प्लस अगर इंटरसेप्टर वाला भी दे देते हाँ। तब भी एक हो जाता है कि भाई 250 किलोमीटर है, तो वो आपका एक बार स्ट्रेस थोड़ा, क्योंकि मैं इंटरसेप्टर के साथ भी मुझे प्रॉब्लम आ जाता है, तो मुझे तो यहाँ पे और छोटा देखने को मिल रहा है। जी। तो वो सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात बताइए, क्योंकि जीटी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है मतलब थोड़ी सी दबी हुई गाड़ी है, तो कभी आपको फेस हुआ सिटी में ऐसा? सिटी में तो कभी फेस नहीं हुआ, थोड़ी बहुत मेजर। अभी मैं मोस्टली संडीला जाता रहता हूँ, तो अभी बीच का हाईवे भी बन रहा है NH आपका, तो ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत हुई, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आपकी हाइट ऑलमोस्ट कितनी होगी? हाइट अप्रॉक्स 5'4", 5'4", 5'5" के आसपास होगी, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, 5'6" भी हो सकती है। एक बार आप बैठ के दिखाओगे कि किस हिसाब से मतलब आ रहा है, पैर आपके पहुँच रहे हैं? आई थिंक फ्लैट फुट तो नहीं आ रहे, थोड़ी सी एरिया उठी हुई है, बट स्टिल मैनेजेबल है। मतलब शॉर्ट राइड के बंदे भी आप जीटी जो है वो राइड कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सीट्स का कंफर्ट कैसा है? मैंने सुना है सीट्स का कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको भी? हाँ, लॉन्ग टूरिंग में सीट्स का कंफर्ट थोड़ा नहीं है, थोड़ी हार्ड सीट देनी चाहिए बस। तो इस चक्कर में लॉन्ग टूरिंग में थोड़ा लगता है कि हाँ, स्टिफनेस कभी हो, क्योंकि लॉन्ग टूरिंग में सॉफ्ट सीट दी तो दब जाती है। हाँ। ये है इशू, थोड़ी हार्ड सीट देनी चाहिए थी बस। अपार्ट फ्रॉम सीट कंफर्ट एंड छोटा पेट्रोल टैंक, इन दो इश्यूज़ के अलावा आपको जब रोज़ आप बाइक चलाते हो तो ऐसा कुछ चीज़ लगी चलाते समय कि यार छोटी मोटी चीज़ कि हाँ ये इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, अगर ये नहीं होता तो और बेटर हो सकती थी बाइक? नहीं, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं लगी, पर्सनल मेरा ही चॉइस थी। बट हाँ, जैसे कि लाइक घर वाले कभी कोई हो गए तो आप उनको बैठा के नहीं ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सीट भी पीछे थोड़ी सी, सीट प्लस फीमेल फुटरेस्ट वगैरह इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो वो चीज़ डिसएडवांटेज लगी। और सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये लगा कि लाइक हम आपको बोल सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मली इतना टॉर्क इनिशियल दिए ही है कि जो पिलियन राइडर होता है वो ऑब्वियस अगर पकड़ के आपको ना बैठे तो सीधे बैक फुट पे जा सकता है, क्योंकि इसका जो पोर्शन है ऐसा ना, ये आदमी पीछे की तरफ गिरता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मतलब वो सबसे पिलियन के हिसाब से उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। जैसे कोई अननोन बैठा है तो मुझे ये बाइक संभल के चलानी पड़ेगी। अच्छा, फ्रंट में जैसे आपकी जो हेडलाइट है ये अब तो LED देखने को मिलती है, बट इसका थ्रो कैसा है?
थ्रो LED का मुझे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया थ्रो है। आप तुंगना चोपटा गए वहाँ पे तो रात में थ्रो कोई इशू नहीं हुआ, कोई इशू नहीं। आपको लगाने की कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। फिलहाल फॉग लाइट मैंने स्टार्टिंग से ही लगा रखी थी, टूरिंग करना था तो यूज कर ली, बट विदाउट फॉग लाइट भी काम चल जाता है, काम चल जाता है, ऐसी प्रॉब्लम। अच्छा, आपने बहुत सारी एक्सेसरीज लगा रखी हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिनके पास GT है उनको थोड़ा सा हेल्पफुल मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो सीट कवर है आपका काफी कमाल का लग रहा है, ये कितना कॉस्ट आया इसका? इसका अप्रॉक्स कॉस्ट है 3,800 to 3,000, 3,000 के आसपास का आया। इसके अलावा यहाँ पे भी आपने ये लेदर के लगा रखे हैं साइड पैनल्स में, पायोनियर, इसमें भी आप थोड़ा मोड़ा सामान रख सकते हो। तो इसका कॉस्ट कितना आया? इसका कॉस्ट अप्रॉक्स वही 4,000 5,000 है, दोनों का मिला के। दोनों मतलब ये दोनों साइड में आप देख लो, इस साइड भी है और सेम ऐसा ही आपका राइट साइड या लेफ्ट साइड भी है। तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं यार, इसकी वजह से इसका लुक अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा मोबाइल होल्डर टाइप का ये मतलब टैंक पाउच भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ भी आप अपना बटुआ या मोबाइल कुछ रख सकते हो और थोड़ा सा और ज्यादा GT को क्लासिक लुक दे देता है, थोड़ा सा लुक दे देता है। तो ये कितने का पड़ा आपको? ये अप्रॉक्स 2500। ऑक्सिलरी लाइट आपने लगा रखी है यहाँ पे और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की दिख रही है। ये कितने की पड़ी आपको? ये JJ की थी, आई थिंक मर्सिडीज लाइट है, ये मुझे 3,000 अप्रॉक्स पड़ी, 3,000 रुपीज़ की पड़ी। और बाकी यहाँ पे आपने एक प्रॉपर बॉडी फ्रेम गार्ड लगा रखा है, इंजन गार्ड, लेग गार्ड, इंटीग्रेटेड इंजन गार्ड प्लस लेग गार्ड। तो ये कितने का पड़ा आपको? ये मुझे पड़ा है बाइजन का, मैंने लिया था, मतलब मैंने पूरी रिसर्च करके इसको लिया था। वन एंड ओनली मुझे अभी तक का लगा कि लाइक सब कुछ इसमें कवर्ड है विद आपके स्लाइडर्स के साथ। स्लाइडर्स लगे हुए हैं, लेग गार्ड लगा हुआ है, इंजन प्रॉपर आपका कवर हो रहा है। जी। ये मुझे अप्रॉक्स पूरा 5,000 का पड़ा, 5,000 रुपये का पड़ा। जी। तो ये आपका 5,000 रुपये का। इसके अलावा आपने ये गुरुसेवक के एग्जॉस्ट भी लगा रखे हैं, एक बार सुना देते हैं दर्शकों को गुरुसेवक की एग्जॉस्ट की आवाज़। फिलहाल तो DB किलर लगा है, तो अभी तो DB किलर लगा है, बट DB किलर में भी आवाज़ दमदार होनी चाहिए। भाई आवाज़ तो दमदार है, मतलब जो एक स्टॉक GT आती है उससे तो काफ़ी ज़्यादा लाउड आपकी हो गई है, पर इतनी भी लाउड नहीं है कि कानों को हर्ट करे। ना। मुझे लग रहा है एग्जॉस्ट है। ये कितने का पड़ा आपको? एग्जॉस्ट 24,000 का। 24,000 रुपीज़ का आपको एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है। इसके अलावा और कोई चेंजेस आपने किए हुए हैं? ये छोटा सा आपने मोबाइल होल्डर यहाँ पे लगा रखा हुआ है, ये माउंट क्लैम्प मैंने कैमरा लगा रखा है, ये माउंट अभी रिसेंटली में मैंने ये चेंज किया है, लाइक वन एंड ओनली अभी जस्ट मुझे इन द मार्केट दिखा। मैंने ये ट्रिप मशीन ने रिसेंटली बनाया, क्योंकि ये जो पहले रॉयल एनफील्ड आती थी उसमें चौकोर था वो, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये जस्ट मैंने अभी रिसेंटली ट्रिप मशीन से मंगाया है। कितने का पड़ा ये? 16 था, 1600 का। 1600 का ये पड़ा हुआ है। मोबाइल होल्डर आपका? ये 1400 का। 1400 का पड़ा हुआ है। अच्छा काम करता है ये? जी बिल्कुल। मैं बोबो करके कोई कंपनी है। और बाकी ये बटन किस लिए है? ये मेरा फॉग लाइट का है। अच्छा, ये फॉग लाइट का बटन आपने लगा रखा है। और ये फ्रंट में आपने एक ग्लास भी लगा रखा हुआ है हेडलाइट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए। जी, प्रोटेक्ट करता है। ऑल अब इसके साथ 2 शील्ड मिलती हैं। पहले तो मुझे मैं ग्रिल लगा रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मना किया कि ग्रिल मत लगाइए। ग्रिल के लिए मैं लुक के लिए सच लगा रहा था, तो इससे मेरे 2 काम हो गए। सच लुक भी इनहैंस हो गया, और दूसरी बात क्या है, आपका लाइट मेरी सच येलो थी। कभी मैंने सोचा था कि फॉग टूरिंग के लिए ठीक है, तो उसका लाइट का कलर भी मुझे मिल गया। और बाकी ये जो बार एंड मिरर्स हैं, ये तो आपने रॉयल एनफील्ड के यूज़ किए हुए हैं? नहीं, ये आफ्टर मार्केट बार एंड मिरर। आफ्टर मार्केट है? जी। किस कंपनी के हैं ये? आफ्टर मार्केट बार एंड मिरर है, मैंने अमेज़न से मंगाए थे। समथिंग लिखा तो रॉयल एनफील्ड ही है। जी कॉपी पूरी आती है, मतलब फर्स्ट कॉपी है, काफी अच्छे। कितने के पड़े आप? ये मुझे अप्रॉक्स 1200 के पड़े। 1200 के पड़े। अच्छा काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक आपको इशू फेस में नहीं आया? तो भाई ये थी ओवरऑल आपकी कॉन्टिनेंटल GT 650, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। जो मेजर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं यहाँ पे वो मिलते हैं कि सीट का थोड़ा सा कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है, और मेजर इशू आपका यह है कि पेट्रोल टैंक काफ़ी छोटा है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग रूट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको रेंज इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी ऐसी है कि भाई थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देखने को मिल जाता है, स्पेशली अगर लेडीज़ बैठती हैं तो उनके लिए भी आपका जो वन साइड वाला आपका पैडल होता है वो यहाँ पे नहीं है, तो सिंगल साइड में नहीं करके आपको दोनों तरफ पैर करके ही बैठना पड़ेगा। तो ये थी ओवरऑल बाइक। बाकी सर्विस कॉस्ट भाई ने बताया कि इस समय 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट आती है, वो भी जब इन्होंने दोनों पैड्स चेंज किए। बट अब जैसे 10,000 हो चुके तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपके होते रहेंगे, तो मुझे लगता है 6,000 प्लस तो आपकी सर्विस कॉस्ट आनी है। तो ये ब्लॉग था। और बाकी अगर आप लोग को डायरेक्ट को GT से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो भाई से पूछ सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम हैंडल? डॉग विथ ट्विन 650। तो डॉक विथ ट्विन 650 है। बाकी आपको मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी मिल जाएगा इनका, अगर आप एग्जैक्ट नहीं जान पा रहे हो तो सर्च करके देख लीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, m.solotraveler। वहाँ पे अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड कर देता हूँ। राइट सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।